हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे कि आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, अनुवांशिकी की बात करेंगे। ठीक है, अनुवांशिकी क्या होती है, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे बेटा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अनुवांशिकी क्या होती है कि अनुवांशिकता क्या होती है। ठीक है, दोनों बात देखते हैं कि अनुवांशिकी क्या होती है कि इसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अनुवांशिकी क्या होती है और इसका अध्ययन कैसे किया जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर, यानी कि सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकता की समानताओं, अनुवांशिकता की समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वहां पर उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे परिभाषा पूछता है कि अनुवांशिकी क्या होती है, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की, सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकता की समानताओं, हमें क्या रखना है कि अनुवांशिकता की समानता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, अब अनुवांशिकता क्या होती है, आज हम पूरा इस पर पूरी विधिवत चर्चा करेंगे और आपको हम समझा देंगे कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि अनुवांशिकी होती क्या है। कि ठीक है, अब अनुवांशिकी, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बेटा डब्ल्यू बेटसन ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया था इसका। ठीक है, तो इसके बाद क्या था कि जीन क्या होते हैं। अब जब अच्छा, इनको अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी कि मेंडल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, मेंडल के बारे में। जीन क्या होते हैं बेटा, मेंडल ने जीन को कारक कहा था। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि मेंडल ने जीन को क्या कहा था, तो मेंडल ने जो जीन को कहा था वो कारक कहा था। अब बाद में जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने, जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने सन 1909 में किया था। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कारक कहा था, और जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने। कब किया था, सन 1909 में किया था। ठीक है, जीन प्रारूप क्या होते हैं और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पहले जीन प्रारूप पर बात करेंगे कि किसी जीव की अनुवांशिक संगठन होता है, यानी कि जीन प्रारूप जो होता है, अभी इसके बारे में बताएंगे कि जीव का अनुवांशिक संगठन होता है, जिसको क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं, यानी कि जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटाइप बेटा कहलाता है। और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं कि जो लक्षण दिखे, यानी कि यह जीवों के रूप, ठीक है, या किसके, जीवों के रूप, जीवों के रूप, लिंग, रंग तथा व्यवहार आदि को दर्शाता है। तो यानी कि इसको क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। और ये किसके रंग को दर्शाता है, लिंग हो गया, रंग हो गया तथा व्यवहार, ये लक्षण होते हैं। यानी कि हम किसी चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके व्यवहार का पता करना पड़ेगा, यानी कि उसके रंग का पता करना पड़ेगा, उसके लक्षणों का पता करना पड़ेगा कि ये कैसे क्या क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीव प्रारूप क्या होते हैं कि किसी जीव की अनुवांशिक संगठन होता है, यानी कि कोई जीव है तो उसका क्या है, अनुवांशिक संगठन होता है, तो जिसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और ये लक्षण प्रारूप क्या बोला जाता है, फिनोटाइप बोला जाता है। तो एक बार और हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम मेंडल पर बात करेंगे कि इन्हें मतलब इनका पिता क्यों कहा गया है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिकता की समानताओं, ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए होंगे, अनुवांशिकता की समानता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने किया था। कब किया था, सन 1905 में किया था। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिकी क्या होती है, कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप सभी लोग साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए। अब देखो बेटा कि अनुवांशिकता होती क्या है, कि अनुवांशिकता वे लक्षण, यानी कि वे लक्षण जो कहां, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं,
यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, संचरित होते हैं। क्या कहलाता है, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं या आनुवांशिकता कहते हैं। अब मान लो जैसे कोई भी लक्षण क्या होते हैं कि माता पिता से बच्चों में जाते हैं। अब माता पिता से बच्चों में जाते हैं तो ये क्या है, आनुवांशिक तो है कि हमारे हमारे अंदर किसके लक्षण, हमारे माता पिता क्या है। ठीक है, तो यानी कि ये लक्षण किसके हैं, आनुवांशिक लक्षण, कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। कुछ लक्षण हमें माता से मिलते हैं, कुछ लक्षण किससे मिलते हैं बेटा, पिता से मिलते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि किसी बच्चे का क्या होता है किसी बच्चे का क्या होता है, जैसे चेहरा मिल रहा होगा, नाक मिल रहे होंगे, ठीक है, आंख मिलती है, तो क्या कहते हैं कि बोला जाता है कि ये किस पर गया, अपने पिता पर गया, या बोला जाता है अपनी माता पर गया। तो ये क्या कहलाते हैं, इनके आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं उनको क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब आनुवांशिकता के बारे में जानकारी किसने प्राप्त की। अब देखो कि मेंडल, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हीं को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने इकट्ठा की, ये कहां के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, एक छोटे से ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव के एक निवासी थे। ठीक है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अब इन्होंने जो इसका प्रतिपादन किया था, कब से कब किया था, 1822 से 1884 ईस्वी तक। ठीक है, 1822 से और 1884 ईस्वी तक इन्होंने इस पर अध्ययन किया। कब से कब तक किया, अगर तुमसे पूछा जाए कि आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1884 के बीच में ये जानकारी एकत्र की थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। इन्हीं कारण इन्हें आनुवांशिकता का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसीलिए इनको आनुवांशिकता का क्या बोला जाता है, पिता कहा जाता है। कि आनुवांशिकता क्या होती है, कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हमारे पीछे से जो हमारे अंदर है और फिर आने वाली पीढ़ी में जाएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, या वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं बेटा, उनको क्या बोला जाता है, आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब अच्छा मेंडल ने किसके पौधे पर इसका प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर का पौधा, किसके पौधे पर, मटर का पौधा। अच्छा, मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या था इनका, कि मटर का पौधा ही पर क्यों, उन्होंने कितने वर्षों तक, करीब 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, 7 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया और आनुवंशिकता के बारे में जानकारी इकट्ठा की बेटा। ठीक है, अब मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था वो कब से कब तक किया था, देख लो कि कब से कब तक मेंडल ने अपना प्रयोग, पूछा जाता है कि इन्होंने 1856 से लगा करके 1856 से लगा करके करीब करीब 1863, ठीक है, मतलब इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। किसने किया था, मेंडल ने। ठीक है, मतलब 7 वर्षों तक कोई काम इंसान कितने दिन तक कर सकता है, 1 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मेंडल ने कितने वर्षों तक किया, मतलब 1856 से और 1863, यानी कि इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने हार नहीं मानी, पर अपना प्रयोग करते गए करते गए करते गए, एक दिन इनको क्या मिल गई, सफलता मिल गई। ऐसे ही कभी भी जीवन में हार नहीं माननी बेटा, यानी कि आगे बढ़ते ही जाना, हार मिले या जीत मिले, ठीक है, मतलब हार मिलेगी तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को अवश्य मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा, यानी कि हार में भी कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। ठीक है बेटा, तो यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से 1863 के किस पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। जब इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया तो किस प्रकार से इन्होंने, ठीक है, यानी कि इन्होंने 7 जोड़ी विपरास लक्षणों पर अध्ययन किया। कितने जोड़ी पर, 7 जोड़ी पर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लेना। 12th हो गया चाहे 10th हो जाए या कोई भी आल एग्जाम हो जाए, ये पूछा जरूर जाता है। ठीक है, इनसे एक आधे क्वेश्चन। अच्छा, आल एग्जाम क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी एसएससी हो गया, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें 1 2 4 क्वेश्चन इसके आते जरूर है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन 12th और 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें थ्योरिकल आता है, इसमें थ्योरिकल के लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आप सभी लोग इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय यूपी बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द इसके बाद में हम लोग नई शुरुआत करेंगे, नई क्लासों की
जैसे ही अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम है, तो इसी के सिलसिले में ये चैप्टर चल रहे हैं, जो मेन टॉपिक हैं इनको हम पढ़ा दे रहे हैं बायो में, ठीक है। उसके बाद में एक नई लॉन्च करेंगे, अभी एक दो लोग और हैं, जैसे आप सभी ने पिछली क्लास एक नए सर की देखी थी हिंदी की, इसी प्रकार से अभी मैथ की भी होगी, यानी कि सारी क्लासेस इस पर अवेलेबल हो जाएंगी धीरे धीरे कर करके। थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके बाद आप सभी को क्लासें मिलती रहेंगी। तो ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए। अच्छा, मटर का पौधा चुना ही क्यों? क्योंकि मटर का पौधा कैसा था, एक वर्षी होता है। मटर का पौधा कैसा होता है? एक वर्षी होता है। इसको उद्यान में यानी कि बागवानी में आसानी से इसको क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है बेटा, ठीक है। यानी कि मटर के पौधे को चुनना ही क्यों था? क्योंकि ये उद्यान मटर में यानी कि इसको आसानी से जुगाया। अब उद्यान मटर में इन्होंने कितनी 34 किस्मों, यानी जो मेंडल थे इन्होंने 34 किस्मों के बारे में इसका क्या किया? किस्मों का चयन किया, जिसमें से 22 किस्मों पर इन्होंने अध्ययन किया, 22 किस्मों पर इन्होंने कार्य किया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। यानी कि कितनी थी? 34 थी, लेकिन उन्होंने कितनी किस्मों पर काम किया? 22 किस्मों पर काम किया, ठीक। अब इनके मेंडल की सफलता के कारण क्या थे? मेंडल की सफलता के कारण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे बेटा? कि मेंडल का मतलब इन्होंने मटर का पौधा क्यों ही चुना? क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वो कैसा होता है? एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा कैसा होता है? मटर का पौधा एक वर्षीय था, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट क्या होता है कि मेंडल मतलब इन्होंने क्या कि बगीचे में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। बगीचे में इसको क्या किया जा सकता है? आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। मटर के पुष्प कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। मटर के पुष्प कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही साथ होते हैं। नर और मादा दोनों एक ही साथ होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। अब मटर के पौधों में एक पीढ़ी में से अनेक बीज उत्पन्न कर सकते हैं। मटर के पौधों में यानी कि एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ी उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या किया? यानी कि मटर के पौधे से एक पीढ़ी में उनके बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखो बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई थी, ठीक। अब इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस किस प्रकार से कराया इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। बस हमें मेन चीजें याद रखनी, जिससे परीक्षा में एग्जाम देते वक्त हमें चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कराया कि मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले, 2 जोड़ी विपरीत गुणों वालों के बीच वंशागत का अध्ययन किया, और जिनमें क्रमशः एक संकरी तथा द्विसंकरी क्रॉस कराया, यानी कि एक संकर और द्विसंकर, ठीक है। एक संकर और द्विसंकर क्रॉस करा इन्होंने। अब देखो इसमें क्या था? एक संकर में क्या था और 2 संकर में क्या था बेटा? तो देखो एक संकर की बात कर लेते हैं और 2 संकर की बात कर लेते हैं आसानी से। अब इन्होंने मेंडल ने क्या किया कि 2 पौधे लिए इन्होंने। कैसे पौधे लिए बेटा? यानी कि एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा, ठीक है, इन्होंने लिया। अब इन्होंने यानी कि ये तो हो गया कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या था? लंबा पौधा था, और स्मॉल टी कैसा पौधा था? बौना पौधा था, ठीक है। अब इन्होंने इसमें क्या कराया? संकरण कराया। किस तरीके से कराया? यानी कि कैपिटल टी हो गया, तो ये बन गया कैसा? कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बन गया। कैसा बन गया? यानी कि ये तुम्हारे क्या थे? इसको बोल सकते हैं युग्म। क्या बोले जाते हैं? ये युग्म बोले जाते हैं बेटा, ठीक है। अब ये बन गई तुम्हारी F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी बन गई बेटा? F1 पीढ़ी बन गई। अच्छा, आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये डायरेक्ट कैसे आ गया, ठीक है। ये भी मैं बता दे रहा हूं साइड में। देखो मान लो जैसे कैपिटल टी ये हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया, तो बेटा एक कैपिटल टी इसका लोगे, एक स्मॉल टी इसका लोगे, तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इसके साथ कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और इसके साथ कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इसमें लक्षण प्रकट होंगे, ठीक है। तो ये जो बन जाएगी तुम्हारी बेटा F1 पीढ़ी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? F1 पीढ़ी बन जाएगी। देखो
हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, तो यानी कि एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, तो ये हमारी F1 पीढ़ी बन गई। अगर मैं ऐसे करूंगा, फिर इसमें क्या क्या कि बनना वही है, इसीलिए एक ही बार में मैंने नोट कर दिया। बनना क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसमें जो कैपिटल टी था ये प्रभावी था, और ये कैसा था, स्मॉल टी वाला जो था वो कैसा था बेटा, अप्रभावी था। ये स्मॉल टी वाला कैसा था, अप्रभावी था। इतनी बात समझ गए। अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया, स्वपरागण कराया, ठीक है, यानी कि इसमें क्या करवा दिया, स्वपरागण करा दिया। अब स्वपरागण में किस तरीके से पौधे बनते हैं, ठीक है, ये थी इनकी F1 पीढ़ी। यानी कि जब मेंडल ने एक संकरी क्रॉस के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधों के बीच संकर कराया, तो यानी कि तुमसे पूछ दिया जाए एक संकर संकरण क्या होता है, तो एक संकर संकरण के बारे में अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि कैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधे लिए, इन्होंने शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध बौना पौधा लिया। अब शुद्ध लंबा पौधा लिया तो शुद्ध बौना पौधा, उसमें संकरण कराया, तो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब इन्होंने इसमें क्या कराया, तो ये जो बन जाएगा कैपिटल टी हो गया बेटा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये जो बन जाएगा स्मॉल टी हो जाएगा। तो यानी कि ये किस प्रकार से ये जो बन गई थी, ये कौन सी पीढ़ी बन गई थी, F2 पीढ़ी बन गई। कौन सी पीढ़ी बन गई, F2 पीढ़ी बन गई। तो यानी ये थे शुद्ध लंबे पौधे, और ये जो बने थे ये संकरण पौधे बने। कैसे बने, संकरण पौधे बने बेटा। और ये जो बना ये कैसा बना, शुद्ध बौना पौधा बना, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या निकलेगा, यानी कि ये जो तुम्हारे बने कैसे बने बेटा, 1:2:1, ठीक है, 1:2:1। ये था तुम्हारा कौन सा टाइप, जीनोटाइप। ये कैसा था, जीनोटाइप, ठीक है। अब जीनोटाइप तो कैसा बन गया, यानी कि 1:2:1 बना। और फिनोटाइप किस प्रकार से बनेगा, यानी कि जो फिनोटाइप बनेगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा टाइप बन गया, फिनोटाइप। ये कैसा बन जाएगा, फिनोटाइप बन जाएगा, ठीक है। यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। यानी कि अगर इनके जो जीनोटाइप था, जीनोटाइप कैसा बनेगा, 1:2:1, यानी कि 1:2:1 कैसा था, ये एक हो गया ये, यानी कि शुद्ध लंबे पौधे। दो कैसे हो गए, संकरण पौधे, और एक कैसा हो गया, शुद्ध बौना पौधा हो गया, ठीक है। अब अगर तुमसे फिनोटाइप पूछे तो फिनोटाइप 3:1 था। फिनोटाइप कैसा था, 3:1 कैसे, क्योंकि ये भी प्रभावी था, ये भी प्रभावी था, क्योंकि ये अपने लक्षण क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। ये देखो कैपिटल टी है इसमें, और स्मॉल टी। अच्छा, स्मॉल टी वाला कैसा था, ये शुद्ध बौना था, ये छिपा हुआ होता। मतलब अगर तुम कहीं घूमने जाओ या दो लोग जाओ, एक लंबा हो और एक छोटा हो, एक लंबा हो इंसान और एक छोटा, जैसे मान लो मेला देखने गए, ठीक है। तो इतनी बात समझ लेना कि मेला देखने गए आप सभी लोग, तो मान लो दो लोग हैं, अब एक लंबा आदमी हो और एक छोटा आदमी हो, तो कौन दिखेगा, यानी कि जो मेले में लंबा होगा वही वाला तो दिखेगा, और लेकिन जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसीलिए कौन सा होगा, जो लंबा होगा वो प्रभावी हो जाएगा, जो दिखेगा, क्योंकि उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है बेटा, और जो छोटा होगा वो दिखेगा नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात को समझना है कि मेला देखने जाओ, वहां पर पता चल जाएगा कि भीड़ इतनी होगी तो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, या कोई जो लंबा होगा वही दिखाई दे, समझ लेना कि वो प्रभावी है, और जो छोटा हो ना दिखाई दे वो कैसा, अप्रभावी, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो ये था मंडल के, यानी कि एक संकरण क्रॉस वाला, ठीक है। तो यानी कि तुमसे पूछ दिया कि ये 75% तो ये वाले बन गए। अगर फिनोटाइप तुमसे पूछे 75% कौन थे, 1, 2, 3, और 25% कौन से बन गए, ये वाले। तो ये कितने हो गए, ठीक है, यानी कि 100% हो गए पूरे, ठीक है। कितने हो गए, 100% हो गए। तो अगर तुमसे अगर वैसे पूछे तो ये किस प्रकार से बन जाएंगे, यानी कि 25% और 25%, ठीक है, यानी कि 25% क्या बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 50% दोनों, ठीक। और ये कैसा बन जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, ये समझ गए होंगे आप। नहीं समझे होगे तो फिर एक बार देख लो किस तरीके से करना है। कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। अब ये लिया हमने कैपिटल टी, और ये हो गया हमारा स्मॉल टी। फिर उसके बाद इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें स्वपरागण करा दो, तो स्वपरागण में क्या बनेगा, अगर तुम इसका लोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बन गई थी इनकी F2 पीढ़ी, ठीक है। यहां तक आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो इसको नोट भी कर सकते हैं।
और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। द्विसंकर संकरित राशि में देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा भी है और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, अभी बहुत जल्द इस पर जीके जीएस की भी क्लास होंगी, जो पूरा एक मानचित्र आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मानचित्र पूरा पढ़ाया जाएगा, संसार, खनिज तेल, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना रहना, वीडियो के साथ बने रहना, अब वीडियो को लाइक भी करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है बेटा, धीरे धीरे कोशिश है कि और अच्छा बेहतर करने की। आपको हंसी मजाक भी कराया जाएगा, थोड़ा बहुत और पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, पढ़ाया तो जरूर ही जाएगा, पढ़ाने का ही मकसद है। ठीक है, आगे देखो बेटा कि द्विसंकरणिक राशि क्या था, यानी इसको बोलते हैं द्विसंकर राशि। ठीक है, द्विसंकर राशि में क्या था कि द्विसंकर राशि में इन्होंने इन पौधों को लिया, यानी कि गोल तथा पीले बीज वाले, गोल तथा पीले बीज वाले। अब गोल तथा पीले बीज कैपिटल आर और कैपिटल वाई के बीज, और हरे व झुर्रीदार बीज, हरे व लिए किसके पौधे थे, यानी लिए कैसे थे, झुर्रीदार बीज, यानी कि मटर के, यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये थे गोल पीले बीज, और ये कैसे थे, हरे झुर्रीदार, यानी कि हरे झुर्रीदार कब मिलते हैं, हमको दिखाई देते हैं, पता है आप सभी को, जब गर्मियों में। अभी तो मटर कैसी आ रही होगी, हरी आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल हरी आ रही होगी, लेकिन गर्मियों के समय में मटर कैसी हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है, फ्रीजर में लगाई जाती है, और फिर उसको लेकर आओ, खरीद के लाओ, तो उसको पानी में भिगो, तब वो गोल हरी हो जाती है। कैसी हो जाती है, गोल हरी हो जाती है, यानी कि गोल पीले। अच्छा, पीले कैसे हो जाते हैं मटर जब पकेगा तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि गोल लिया और पीला लिया, और इधर कैसे लिए, हरे लिए, और कैसे थे, झुर्रीदार लिए। अब इनके बीच में जब संकरण कराया तो ये क्या था, आर और वाई, और ये कैसा था, आर और स्मॉल वाई। ठीक है, तो यानी कि ये तुम्हारी कौन है, पैतृक पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जब इनके बीच संकरण कराया गया बेटा तो किस टाइप से बना, देखो, यानी कि ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये बन गई तुम्हारी कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी बन गई। ये कौन सी पीढ़ी बन गई बेटा, F1 पीढ़ी बन गई। अब इसमें क्या कराया, स्वपरागण कराया, क्या करा दिया गया, स्वपरागण करा दिया गया। ठीक है, यहां तक नीचे तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर बना दूंगा, आसानी से दिखेगा। इतनी बात समझ गए। तो देखो इसके आगे क्या था, फिर इसके नियम बता देंगे, बस फिर आसानी से आप सब लोग समझ जाएंगे। तो ये बात समझ गए। इसके देखो, तो इसके जस्ट ऊपर बनाता हूं इसको मैं। ठीक है, थोड़ा छोटा सा कर करके ऊपर से बनाकर लाता हूं पूरा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे बेटा। ठीक है, कैसे था देखो, यानी कि ये कैसे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है शायद, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर कैसा हो जाएगा, यानी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनके बीच जो संकरण कराया जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये तुम्हारी बन गई थी F1 पीढ़ी। ये कौन सी बन गई, F1 पीढ़ी बन गई बेटा। ठीक है, अब इसके बीच में इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया। ठीक है, स्वपरागण ये तुम्हारे कैसे थे, गोल पीले बीज, और ये कैसे थे, हरे झुर्रीदार। ठीक है, अब जब स्वपरागण कराया तो किस तरीके से इसमें स्वपरागण होता है, देखो, यानी कि ये द्विसंकर संकरण क्रॉस है। द्विसंकर संकरण क्रॉस में किस प्रकार से क्या बनता है। ठीक है, एक संकरण क्रॉस हमने बता दिया बेटा, ये हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। अब ऐसे आपको बनाना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना तो इसका तय रहता है। ठीक है, ठीक है, ना दिख रहा हो तो उसको थोड़ा
छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सके और एग्जाम में कर सके आसानी से बेटा। अभी और क्लासेस पर चलेंगे तो देखो बेटा थोड़ा छोटा करते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। और जो यहाँ पर बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई बनेगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा क्या होता है, इसी प्रकार से नीचे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये था मादा युग्मक और इसको बोलते हैं हम नर युग्मक। ठीक है, अब किस तरीके से इसके अंदर होता है, यानी कि ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई के भी संकलन कराएगा तो ये बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर इसके साथ कैपिटल आर हो गया, स्मॉल वाई हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, एक कैपिटल वाई हो जाएगा। उसके बाद देखो इसका इसके साथ जब कराओगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो गया और कैपिटल वाई हो गया। ठीक है, ये इसके साथ कराओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा यानी कि कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। इसके साथ कराओगे, इसी के साथ कराना है। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ जब कराओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई हो जाएगा और कैपिटल वाई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, थोड़ा बड़ा बना दूं। और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगी। अब इसका इसके साथ कराओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इसके साथ कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए। इसके साथ कराओगे तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके साथ कराओगे बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब थर्ड वाले के साथ कराते हैं। ठीक है, इसके साथ कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, इसके साथ बेटा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा और कैपिटल वाई हो जाएगा। अगर इसके साथ कराओगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसके साथ कराओगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसके साथ कराओगे तो ये बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये कराओगे तो स्मॉल आर हो जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसके साथ बेटा कराओगे तो स्मॉल आर हो जाएगा और स्मॉल वाई और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से इसका संकलन कराया। ठीक है, जब इन्होंने इसके साथ ऐसे संकलन कराया तो कैसे क्या बनता है इसमें, देखो बेटा कि ये जो तुम्हारा बनेगा, यानी कि ये कैसे थे, गोल। ठीक है, पीला, ये कैसा था, शुद्ध, एकदम ये शुद्ध बने थे। कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखो ये है, सेम है। इसी तरीके से ये बने, यानी गोल। ये कैसे बने, गोल पीले बने। ठीक है, अब ये भी तुम्हारा कैसा था, गोल पीला था, लेकिन ये कैसा था, अशुद्ध था। ये कैसा था, अशुद्ध था। ये भी तुम्हारा कैसा बनेगा, गोल पीला। ठीक है, ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये भी तुम्हारा कैसा बनेगा, गोल पीला। ये भी तुम्हारा कैसा था, अशुद्ध था। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी तुम्हारा
गोल पीला, और ये भी अशुद्ध बनेगा। ये भी तुम्हारा कैसा था, गोल हरा, ठीक है, गोल हरा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल वाई है, क्या है, स्मॉल वाई है, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है। और ये जो तुम्हारा बनेगा, ये भी तुम्हारा कैसा बनेगा, गोल पीला बनेगा। ये भी तुम्हारा अशुद्ध था। इसके बाद में ये तुम्हारा कैसा बन जाएगा, गोल हरा बनेगा। ये भी तुम्हारा अशुद्ध रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये तुम्हारा कैसा बनेगा, गोल पीला, अशुद्ध रहेगा। जहां पर अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो वही शुद्ध है, ठीक है। और बाकी कैसे हैं, अशुद्ध है। ये भी तुम्हारा कैसा है, गोल पीला है, लेकिन ये भी तुम्हारा कैसा, अशुद्ध है। अब ये जो तुम्हारा बनेगा बेटा, ये कैसा बन गया, झुर्रीदार। ये कैसा बन गया, झुर्रीदार हुआ पीला। ये तुम्हारा शुद्ध है। ये कैसा है, शुद्ध है, देखो, ठीक है। ये कैसा है, तुम्हारा शुद्ध है, यानी कि झुर्रीदार बना है। तो इसके बाद ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये भी तुम्हारा झुर्रीदार हो जाएगा। ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, वह पीला रहेगा, ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारा कैसा रहेगा, गोल पीला। ये भी तुम्हारा शुद्ध रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा कैसा है, गोल हरा। ये भी तुम्हारा कैसा है, अशुद्ध है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा था, ये तुम्हारा बनेगा बेटा झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार हुआ पीला, तो ये भी तुम्हारा अशुद्ध है, ठीक है। और ये तुम्हारा बनेगा झुर्रीदार हरा, ठीक है। ये कैसा है, शुद्ध है, ठीक है। तो यानी कि कितने शुद्ध बने, एक बना, दो बना और तीन शुद्ध बने। ये भी तुम्हारा शुद्ध है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो बेटा, या इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक है। इसके अनुपात में अभी बता दे रहा हूं कितने अनुपातों में ये बनेगा, ठीक है। जब F1 पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में इन्होंने पता लगाया, तो इसका अनुपात जो निकलेगा, यानी कि कितना निकलेगा बेटा, यहाँ साइड में लिखेगा 9:3:3:1, ठीक है। ये इसका अनुपात, यानी कि 9 कैसे थे, गोल पीले थे, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और 9, ये देखो 9 थे, ठीक है। और 3 किस प्रकार के थे, यानी कि 3 कैसे थे, देखते हैं, 1 2, ठीक है, और 3, यानी कि 3 हरे थे, ठीक है। और 3 कैसे हो जाएंगे, झुर्रीदार व पीला। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये झुर्रीदार पीले हो गए। और एक कैसा बना था, झुर्रीदार हरा बना था। तो ये 9:3:3:1 के अनुपात में इनका कैसा था, यानी कि फिनोटाइप था। ये कैसा था बेटा, फिनोटाइप के बनेगा। कैसा बनेगा, फिनोटाइप इनका अनुपात जो बनेगा 9:3:1 में बनेगा, ठीक है। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात बनेगा इनका, यानी कि इसको तुम जोड़ोगे तो ये 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब जीनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइप अनुपात में क्या था, ठीक है। जीनोटाइप अनुपात में क्या बनेगा बेटा, यानी कि जो अनुपात बनेगा इनका 1:2:1:2:1:2, यानी कि फिर बनेगा 1:2, और फिर इसके बाद बन जाएगा 1:2:1:2:4, 4:2:1, ठीक है। इसी प्रकार से इनका बनेगा, यानी कि 1:2:2:4:2:1, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1:2:121 हो जाएगा, ठीक है। फिर 242 हो जाएगा, और फिर 121 हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यानी 1:2:1, फिर यानी 1:2:4:1:2:1, ये था इनका जीनोटाइप। ये कैसा था, जीनोटाइप था, ठीक है बेटा। तो यहां तक समझ गए होंगे कि यानी कि 121 242 121, इसको ऐसे याद रखना है, 121, ठीक है, 121 242 242, यहां पर ये भी 2 आ जाएगा, छूट रहा था, ठीक है। 121 242 और 121, ठीक है। इतनी बात समझ गए कि इनका जीनोटाइप जो बनेगा 121 242 121 बनेगा, और फिनोटाइप क्या था, 9:3:3:1 था, ठीक है। इतनी बात समझ गए बेटा। अब मेंडल के क्या थे, नियम थे।
यानी कि मेंडल के नियम थे। इसको नोट करना हो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप आसानी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इनके नियम जो बताए दे रहे हैं आप सभी को, ठीक है। देखो इनके नियम क्या क्या थे। ठीक है बेटा, तो इनका नियम जो था मेंडल का, यानी कि 3 नियम थे, जिसको बोला जाता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा जो था इनका उसका था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था जिसको नाम है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। कैसा था? स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। ठीक है, तो इन्होंने 3 नियम प्रतिपादन किए। अभी देखो शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूं। प्रभाविता का नियम क्या था? यानी प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो। यानी कि मान लो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर ये दोनों एक साथ उपस्थित हो, लेकिन इनमें से कौन जो दिखाई दे वही तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रभावी कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब दोनों कारक युग्म बनते समय, यानी कि जो कह रहा है कि वे प्रभावी लक्षण जीन व अप्रभावी लक्षण जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, तो केवल एक ही प्रभावी हो, यानी कि एक ही प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, उसको ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि प्रभाविता का नियम क्या था? यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी में, अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी में ये हो जाएगा बेटा, तो कौन दिखाई देगा? जो लंबा होगा वही तो दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम क्या था? कि पृथक्करण का नियम था 2 कारक युग्म बनते हुए, यानी कि 2 कारक युग्म बनते हुए समान, यानी कि पृथक हो जाए। पृथक क्या हो जाए? यानी कि 2 कारक युग्म बने और ये पृथक हो जाए, यानी कि अलग अलग हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनमें से केवल एक ही कारक एक युग्म में पहुंचता है। मतलब 2 बनते तो 2 हैं, लेकिन कारक एक ही पहुंचता है, कारक एक ही पहुंचता है, इसीलिए इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम क्या था? कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए, तो दोनों लक्षण कैसे हो जाए? पृथक हो जाए, यानी कि स्वतंत्र हो जाए, यानी कि स्वतंत्र हो जाए। कैसे हो जाए? स्वतंत्र हो जाए, इसीलिए इसको हम स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम कहते हैं। यानी कि ये हो गया। यानी कि प्रभाविता का नियम क्या था? जिसमें कोई लक्षण दिखाई दे। और पृथक्करण क्या था? यानी कि दोनों में से दोनों पृथक तो हो जाए, लेकिन उनमें से कारक में एक ही पहुंचे। ठीक है, और स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम क्या है? कि दोनों क्या हो जाए? दोनों अलग अलग हो जाए, यानी कि दोनों के बीच में संकरण कराया जाए, दोनों लक्षण पृथक्करण स्वतंत्र होते हैं, तो इसीलिए हम स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे। ये थे मेंडल के बारे में, यानी कि अनुवांशिकता के बारे में जो हमने आपको बता दिया बेटा। तो आप सभी को क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, तो ये था मेंडल के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आप सभी को पढ़ाया। आप सभी को बताना है कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर की जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में बायो के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।